गुड मॉर्निंग क्लास 11। दिस इज़ मनीष पांडे, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज से आपकी भौतिक विज्ञान की कक्षा प्रारंभ की जा रही है। सर्वप्रथम हम इसमें आपकी पहली इकाई जो है भौतिक जगत तथा मापन से शुरुआत करते हैं। इसमें हम भौतिकी के बारे में जानेंगे कि भौतिकी क्या है, भौतिक विज्ञान कौन सी शाखा है, इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। चलिए आइए। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। फिजिक्स ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस का अर्थ प्रकृति है। प्रारंभ में भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था, नेचुरल साइंस। दैनिक जीवन में हम अनेक घटनाएं देखते हैं, जैसे सूर्य का उदय होना, अस्त होना, ऋतुओं का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, आंधी चलना, भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, ज्वार भाटा, सुनामी। ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो दैनिक जीवन में घटती रहती हैं। ठीक है। अतः भौतिकी, अब हम कह सकते हैं परिभाषा क्या, अतः भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, संपूर्ण ब्रह्मांड केवल दो चीज़ों से मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य का मतलब द्रव नहीं, लिक्विड नहीं। द्रव्य का मतलब मैटर। और द्रव्य क्या है? द्रव्य प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। जैसे डस्टर, चॉक, छोटा सा इलेक्ट्रॉन, नाभिक, प्रोटॉन, ये सभी स्थान घेरते हैं। जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है, पत्थर, लोहा, सोना, वायु, रुई, जल, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन आदि हैं। ये सब द्रव्य कहलाते हैं। ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि। बच्चों, पहले यह समझा जाता था कि द्रव्य तथा ऊर्जा, मैटर एंड एनर्जी, परस्पर अनिर्भर हैं। अनिर्भर का मतलब कि एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं तथा इनमें परस्पर कोई संबंध ही नहीं है। परंतु वैज्ञानिक आइंस्टीन ने यह प्रतिपादित किया। आइंस्टीन वैज्ञानिक थे। प्रतिपादित क्या किया कि द्रव्य तथा ऊर्जा एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरित का मतलब कि द्रव्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव में, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इन्हें गणितीय समीकरण से दर्शाया जा सकता है, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ही कहते हैं। ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का स्क्वायर। तो प्रकाश की चाल को c से दर्शाया जाता है, और ऊर्जा हो गई E और द्रव्यमान हो गया स्मॉल m, तो E बराबर mc स्क्वायर। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। भौतिकी की नवीन परिभाषा अब इससे क्या जन्म हुई, जब आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। इससे यह परिभाषा निकल के आई कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन हो गया, भौतिकी क्या है, भौतिकी विज्ञान क्या है। अब इसका कार्य क्षेत्र क्या है, कि कहाँ कहाँ इसका कार्य पड़ेगा, स्कोप क्या है इसका। तो आइए देखते हैं भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच। इसे मूल रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हो गया स्थूल प्रभाव क्षेत्र और एक हो गया सूक्ष्म प्रभाव से क्षेत्र। स्थूल का मतलब मैक्रोस्कोपिक, बड़े लेवल पे, और सूक्ष्म का मतलब माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, सूक्ष्म अध्ययन। जैसे स्थूल प्रभाव क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत पार्थिव तथा खगोलीय स्तर। अब खगोलीय आप समझ सकते हैं, खगोलीय मतलब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड छोटा तो है नहीं, बड़े स्तर पे इसका अध्ययन या इसकी परिघटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे
यांत्रिकी में आप बल, बलाघूर्ण, आप इस सब का अध्ययन करेंगे। उष्मागतिकी, जैसे ऊष्मा का रूपांतरण उष्मागतिकी में पढ़ेंगे। प्रकाश की, इसमें प्रकाश की घटनाओं को पढ़ेंगे, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, इस सब की घटनाओं को पढ़ेंगे। दोलन तथा गति, कि किसी वस्तु का दोलन तथा उसमें तरंगे, कौन सी तरंगे हैं। विद्युत गतिकी, ठीक है, की शाखाएं सम्मिलित हैं। ये सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र है। अब हम देखते हैं स्थूल प्रभाव क्षेत्र है। अब हम देखते हैं सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। इसके अंतर्गत परमाणविक, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाएं सम्मिलित हैं। अणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य तथा नाभिकीयों के मध्य जो घटनाएं होती हैं, जैसे इनमें मूल कण। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, आपको मैं बता दूं, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो सर्वप्रथम 3 मूल कण पाए गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये अस्थायी मूल कण थे, स्टेबल, और न्यूट्रॉन जो था अनस्टेबल था, अस्थायी मूल कण था। मूल कणों के अभिलक्षणों एवं इनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि अगर नेचर है, प्रकृति है, तो प्रकृति में कितने प्रकार के बल हैं, बल क्या है उसको देखते हैं। प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में गति या गति परिवर्तन या विरूपण उत्पन्न कर देता है। आप लोग गति समझ रहे होंगे, गति परिवर्तन समझ रहे होंगे, लेकिन विरूपण का मतलब विरूपित कर देना, उसको बदल देना, उसकी व्यवस्था को बदल देना, ठीक है। प्रकृति में केवल 4 प्रकार के मूल बल हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। अब इनके बारे में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इस शब्द से और इससे आप लोग जरूर परिचित होंगे, लेकिन हम बताते हैं। प्रकृति में गुरुत्वीय बल आकर्षण बल है। जैसे आप कोई भी वस्तु छत पे जा रहे हैं, कोई वस्तु नीचे गिरा रहे हैं, तो पृथ्वी अपनी तरफ सभी वस्तुओं को हमेशा आकर्षित करती है। वही जिस बल से आकर्षित करती है वही गुरुत्वाकर्षण बल है। और किसके द्वारा करती है? गुरुत्व के कारण करती है। तो देखते हैं, 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है गुरुत्वाकर्षण बल। 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। जब 2 पिंड रहेंगे, उनके बीच द्रव्यमान, उनमें द्रव्यमान रहेगा, उनके कारण उत्पन्न होता है। तो देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में न्यूटन, वैज्ञानिक न्यूटन थे, उन्होंने बताया, उन्होंने नियम दिया, इसलिए इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इसको गुरुत्वाकर्षण नियम भी कहा गया। न्यूटन ने नियम दिया कि 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आप लोग परेशान हो गए होंगे, ये क्या इतना बड़ा। देखिए, 2 पिंड है, मान लिया एक पिंड m1 है, एक पिंड m2 है, इनके बीच की दूरी r है। अब इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल इनके द्रव्यमान m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, उल्टा 1/r²। फिर हम टोटल देखते हैं तो यह प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। अब अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो कोई नियतांक या कांस्टेंट आता है। तो F बराबर, यहाँ कांस्टेंट G आ गया, G m1 m2/r², जहाँ G अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यह बल वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है कि माध्यम वायु है, वायु नहीं है, तो उस पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाया जाने वाला क्षीण बल है, कमज़ोर बल है, ठीक है। आते हैं दूसरा, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल ये यांत्रिकी भौतिकी में आप चल रहे हैं, और विद्युत चुंबकीय बल ये वैद्युत गतिकी भौतिकी में आप चल रहे हैं। यहाँ आवेश की बात की जा रही है, और यहीं यांत्रिकी में उसी आवेश को द्रव्यमान कहा जाता है, और जो यांत्रिकी में द्रव्यमान है वही वैद्युत चुंबकीय में आवेश है।
तो विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण बल होता है। यदि प्लस प्लस है तो उनमें प्रतिकर्षण हो जाएगा, यदि माइनस माइनस है तब भी उनमें प्रतिकर्षण हो जाएगा, यदि प्लस माइनस है तो उनमें आकर्षण बल होगा। अब यहाँ देखिए, कूलाम महोदय ने बताया, कूलाम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, समझिए। जैसे यहाँ हमने लिया था द्रव्यमान M1 M2, यहाँ पे ले रहे हैं कोई एक चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है जिसका आवेश Q1 है, दूसरा चार्ज पार्टिकल या आवेशित कण Q2 है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, यदि आवेशों के परिमाण Q1 व Q2 हों तथा उनके बीच की दूरी r हो तो कूलाम बल, यहीं ऊपर पढ़िए, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, तो F प्रोपोर्शनल या F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती F अनुक्रमानुपाती 1/r²। तो F टोटल क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। तो अब आपको आप जानते होंगे कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई नियतांक या कांस्टेंट आता है। तो F बराबर K Q1 Q2/r², जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, यह माध्यम के वैद्युत गुणों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दो बल हमने पढ़ा, एक गुरुत्वाकर्षण बल और एक वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, अब आते हैं तीसरे बल पे, यह है प्रबल नाभिकीय बल, जिसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसके नाम से ये स्ट्रॉन्ग, तो ये भाई न्यूक्लियर फोर्स है तो नाभिक में ही कार्य करेगा, सीधी सीधी बात है। नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक प्रबल है। कितना गुना? 100 गुना। प्रबल नाभिकीय बल लघु परास बल, लघु वाला, लघु मतलब छोटा, छोटी दूरी के लिए, बहुत बड़ी दूरी के लिए नहीं, परास वाला बल है। यह बल केवल नाभिक के भीतर ही प्रभावी रहता है, नाभिक के अंदर ही न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच प्रभावित रहता है। ठीक है, अब चौथा देखते हैं, क्षीण नाभिकीय बल। कुछ नाभिकीय घटनाएं जैसे रेडियोएक्टिव नाभिक के बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल है। नहीं समझ पाए होंगे। यह नाभिकीय घटनाएं जैसे रेडियोएक्टिव नाभिक के बीटा क्षय, आगे हम पढ़ेंगे रेडियोएक्टिव पदार्थ, रेडियोएक्टिव, तो उसमें बीटा डीके आता है, बीटा क्षय आता है, क्षय मतलब कमी आता है, वहाँ देखेंगे। तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल, मूल कण मतलब फिर यहाँ पे मूल कण आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल है। यह भी लघु परास बल है। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने भौतिकी के बारे में जाना कि भौतिकी ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रकृति है, जिसे प्राकृतिक विज्ञान भी कहा गया। फिर आगे बढ़ें तो वहाँ पे आइंस्टीन महोदय ने बताया कि हम द्रव्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आया, E = mc² आया। फिर हमने देखा क्या कि प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल हैं। कौन कौन से? एक गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा वैद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, चौथा क्षीण नाभिकीय बल। हमने इतना देखा। आगे हम देखेंगे कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, 2-4 के बारे में इंट्रोडक्शन केवल देना है, ब्रीफली आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, तथा कुछ वैज्ञानिकों के बारे में, तथा उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, 2-4-10 उनको बताएंगे अगले लेक्चर में। उसके बाद हम चालू करेंगे मापन, मेजरमेंट। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।